तो कैसे हैं आप लोग बच्चे? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360, राइट। एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, करंट पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सर्किट वगैरह कुछ पढ़ाया था, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगला जो लेक्चर लेकर आऊंगा वो होगा ओम्स लॉ पे। देखिए, तो आज पहले से लिख के रखा है मैंने, ओम्स लॉ, राइट। अब ओम नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने ये लॉ दिया था। सोचो, अगर मैंने दिया होता तो नाम होता राहुल लॉ। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना? तो सोचो, आपके गली मोहल्ले में से किसी ने ये लॉ दिया होता तो क्या नाम होता? नाम होता राम खेलावन, राइट। या गब्बर सिंह ने ये लॉ दे दिया होता तो गब्बर सिंह लॉ। लिखने में मजा तो आ जाता, दहशत छा जाती पूरी। खैर, टाइम वेस्ट बहुत हो गया, पढ़ाई करते हैं। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चा लोग, ये लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across a conductor is directly proportional to the current. At constant temperature, potential difference applied across a conductor is directly proportional to the current. क्या मतलब है? चलिए एक करंट कंडक्टर बना लेते हैं। ये रहा, बन गया कंडक्टर। फिर कुछ कनेक्टिंग वायर्स ले लेते हैं और यहां पर एक बैटरी बना देते हैं V। जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तो यहां से एक करंट चलने लगेगा, राइट। करंट चलेगा नहीं, दौड़ेगा यहां से आई 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 आई, ऐसे दौड़ के पूरा घूम फिर कर आएगा। याद है ना, कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमने ये बातें पढ़ी थी, ठीक है। तो अब यही बात है कि यहां पर जो पोटेंशियल लगाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। हमें कैसे पता चला? भाई बकायदा एक्सपेरिमेंट है ये 10th में। यदि आप फिजिक्स लैब जाएं तो वहां पर एक बैटरी एलिमिनेटर रखा रहता है, नॉब को बार बार घुमाते हैं, बनाते हैं, पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है। तो यहीं से निकल कर आया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। शर्त बस इतनी सी है बच्चा लोग कि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। 100% बताऊंगा क्यों होना चाहिए इसको, और डिटेल में। एट कांस्टेंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिटेल में आप फिजिक्स लेते हैं तो 12th क्लास में मिलेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें चाहिए होता है कांस्टेंट, तो I इक्वल टू आता है R। और यहीं से पता चलता है कि R होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट जल्दी नोट कीजिए। कर लिया? चलिए अच्छी बात है, कर लिया तो ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि R होता क्या है। R होता क्या है, V इक्वल टू आई R। बता तो दिया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस बोले तो R है क्या? ये R जान खा रखी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑब्स्ट्रक्ट्स और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, और यू कैन से चार्ज। जो करंट के फ्लो में या उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करे, क्या उत्पन्न करे? बाधा, कि जाने ही ना दे, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चा लोग? रेजिस्टेंस। अब ये डिपेंड करता है मटेरियल पे कि किस टाइप का मटेरियल है। अब आपको बताया था ना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। तो सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाएगी। अब प्लास्टिक ले लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस तो समझो, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, राइट। अब मैं आयरन का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, लेकिन एक बार बन गया
मान लो ये रेजिस्टेंस है, एक बार बन गया तो ये तो फिक्स हो जाएगा ना, ये फिक्स हो जाएगा ना, लेकिन ये भी तो कहीं से बनकर आया होगा, और जहां से बनकर आता है उसी को कहते हैं रो, वो आगे चलकर आएगा, अभी वहां नहीं जाते। ठीक है, तो इसको कहते हैं इट ऑब्स्ट्रक्ट और रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, वी अपॉन आई। एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर, एंड वोल्ट पर एम्पियर को ही कहते हैं ओम। क्या कहते हैं बच्चा लोग, ओम। और इसका सिंबल होता है ये, इसका सिंबल होता है ये। ओके, अब यहां से अब एक चीज और निकल कर आती है, एक्सपेरिमेंट होता है आर के ग्राफ के लिए। तो देखिए आर का ग्राफ कैसा बनता है। तो बच्चा लोग ग्राफ बनाने के लिए आज हम शेप्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से देखना बच्चे लोग, ध्यान से। अब आर का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली आर का जो फॉर्मूला है वो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो किसी एक तरफ वी ले लेते हैं, चलो भैया इधर ले लेते हैं, एक तरफ आई ले लेते हैं। ओके, वाई एक्सिस पे आपका वी हो गया। एसआई यूनिट लिख देते हैं वोल्ट, इसकी एसआई यूनिट लिख देते हैं एम्पियर। ठीक है, और हमें पता है जो वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो एक बॉक्स रेंडमली अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं, ये रहा। ऐसे करके मैथमेटिक्स में आपने बहुत बनाया होगा बच्चा लोग, बहुत ज़्यादा, राइट। तो मैथमेटिक्स में जब आपने इसे बनाया होगा तो यहाँ पर होता है वी आई, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जीरो तो ये भी जीरो, ये वन तो ये वन, ये टू तो ये टू, ये थ्री तो ये थ्री, ये फोर तो ये फोर। जरूरी नहीं बच्चा लोग ये वैल्यूज ऐसी हो, मैं रेंडमली अपनी मर्जी से कुछ भी ले रहा हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई, जीरो तो जीरो ले लो, वन तो वन ले लो, टू तो टू ले लो, थ्री तो थ्री ले लो, फोर तो फोर ले लो, क्या टेंशन है। ओके, तो अब आप देखेंगे अगर आपने ऐसा ग्राफ बनाया होगा तो 0,0 यहाँ आएगा, 1,1 यहाँ, 2,2 यहाँ, 3,3 यहाँ, 4,4 वहां। तो बच्चा लोग आपका ग्राफ आएगा सीधा, ग्राफ कैसा आएगा, सीधा। और देखो कांस्टेंट आया ना, कांस्टेंट। अब इसका स्लोप देख लो, स्लोप, स्लोप समझते हो ना, झुकाव, वो कांस्टेंट है। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये कांस्टेंट है। देखो कैसे, यहां यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, यहां पर एंगल क्या बन रहा है, थीटा। अरे भाई ये इसके पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर थीटा। तो हर जगह आप कहीं भी देख लीजिए एंगल एक ही बनेगा। तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है बच्चा लोग। तो जो वैल्यू यहां से निकल कर आएगी वो भी तो कांस्टेंट होगी, वो भी तो कांस्टेंट होगी। चलो देखो कैसे, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। ठीक है, अब मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो ध्यान से, थीटा, यहां से आप कोई भी ऐसे करके एक ट्राइंगल बना लीजिए। यहां से यहां तक क्या होगा, करंट, और यहां से यहां तक क्या होगा, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। और स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और नाइन्थ क्लास में पढ़ाया जाता था स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बात वही है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना, और ये क्या है, वोल्ट। बेस क्या है, ये, और ये क्या है, करंट। और वी अपॉन आई को ही तो आर कहते हैं, वी अपॉन आई को ही तो आर कहते हैं। तो बिल्कुल सही समझे आप लोग। यदि आपके पास वी और आई का ग्राफ दिया हो, क्या दिया हो, वी और आई का ग्राफ, और आप उसका स्लोप निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, स्लोप, तो कि वो किसकी वैल्यू दे देगा, रेजिस्टेंस की। किसकी वैल्यू दे देगा बच्चा लोग, रेजिस्टेंस की। ठीक है, करके देख लो। आर 1/1 1 ओम, 2/2 1 ओम,
3/3 1 ओम, 4/4 1 ओम। आर कांस्टेंट आ रहा है, देखो स्लोप भी तो कांस्टेंट था ना, स्लोप भी तो कांस्टेंट था ना बच्चा लोग, अरे बूझे, बूझ गए ना, चलो ठीक है। अब यहीं से बच्चा लोग ध्यान रखना कि वी और आई का ग्राफ दिया हो तो अगर आप उसका स्लोप निकाल देते हैं तो क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस। हालांकि ये इतना सिंपल भी नहीं है, बोर्ड वाले अलग खेल रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया इस पर, ऑप्शंस भी दे रखे थे। फर्स्ट, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, सेकेंड R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, थर्ड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, फोर्थ नन ले लीजिए। कहते सर ऑप्शन तो दे दिए, क्वेश्चन तो बताओ। अच्छा चलो बताते हैं बच्चा, ठीक है। अब ऑप्शंस को जानने के लिए ये देखिएगा, ठीक है। ये रहा, ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ था। बस इसमें दिक्कत क्या थी कि आपका जो ये ग्राफ है ना, उल्टा दे दिया था। इधर दे दिया था आई और इधर दे दिया था वी। अभी मैंने आपको वी वर्सेस आई बताया ना, वी वर्सेस आई का ग्राफ दिया हो, वी वर्सेस आई का ग्राफ दिया हो और आप उसका स्लोप निकाल दें तो क्या निकल जाता है, रेजिस्टेंस। और फिर इसमें गिवन क्या था, ध्यान से देखना, ग्राफ इस तरीके से बना हुआ था। कहाँ गई लाइन, लाइन 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 लाइन, ये रही, ठीक है। 1 2 3। और फिर एक बात बताइए, यहां से अब इसका नाम कुछ R1 R2 दे दिया, R1 R2 R3, R1 R2 R3। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो जो ज्यादा समझदार होगा वो कहेगा कि मैं सर ने बताया था भाई R इक्वल टू होता है V अपॉन आई, और R को ही कहते हैं स्लोप, ठीक है। तो दिख तो रहा है ऐसा कुछ, स्लोप देखो सबसे बड़ा किसका है, R1 का, तो R1 बड़ा हो गया। सब उससे छोटा किसका है, R2 का, तो R2 R1 से छोटा हो गया। R3 सबसे छोटा क्योंकि उसका स्लोप देखो छोटा, R3 यहाँ, R2 यहाँ, R1 यहाँ, तो जिसका स्लोप बड़ा उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा, तो वो टिक मार के चलाएगा यहाँ और यहीं वो गड़बड़ कर जाएगा और ये आंसर उसका हो जाएगा गलत, ठीक है। कैसे, ये देखो ग्राफ उल्टा दे रखा है, V इधर I इधर। ये तब सही था जब V इधर होता और I इधर होता। अब जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो बच्चा लोग स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो I अपॉन बी हो जाएगा। तो उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना, तो यहां से R की वैल्यू नहीं आएगी, 1/R की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, 1/R की, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप पलट देंगे तो 1 अपॉन स्लोप इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। और स्लोप को कहते हैं R, तो 1/R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा ना। अरे बोलो, ठीक है ना। तो इसीलिए उल्टा होने की वजह से जो बड़ा था वो छोटा, ठीक, और जो छोटा था वो बड़ा, तो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ठीक है। मजा आया इस प्रश्न को करने में। तो ये था आपका ओम्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम यहीं से करेंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और आगे भी बढ़ेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।